लेसन का नाम है सूक्ष्म जीव हमारे मित्र अथवा शत्रु, यानी सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो किसकी सहायता से देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी की, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है। नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्पष्टीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। किसका स्पष्टीकरण करते हैं नीले हरे शैवाल, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का स्पष्टीकरण, यहाँ नाइट्रोजन होगा, का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। किस नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से, ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से अल्कोहल बनता है। हैजा डैश के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। सही शब्द के आगे आपको अब निशान लगाना है। अब क्या करना, सही शब्द के आगे निशान लगाना है। सही शब्द क्या है, देखिए, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। किसके उत्पादन में होता है, तो अल्कोहल के, अभी हम पढ़े थे ना, अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है। तो ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में होता है। निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है, कौन है जो प्रतिजैविक है, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। मलेरिया परजीवी वाहक है, किस चीज का वाहक है, यानी मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो यही वाहक है मलेरिया का। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, संचरणीय रोग जो होते हैं वो किसके वजह से होते हैं, यानी इधर से उधर बीमारी जो फैलती है, संचरण करती है, वो किसके वजह से होती है, तो घरेलू मक्खी के, घरेलू मक्खी की वजह से। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है, इसका कारण है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। उसमें जो ईस्ट पाउडर डाला जाता है वहीं से वो बढ़ती है उसकी संख्या और ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का क्या नाम है, चीनी को जो अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम है किण्वन, किण्वन नाम है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का। यहाँ सभी का आपको आंसर है, यहाँ देखिए, यहाँ सबका आंसर है, हम बता दिए हैं सबको, वही है। अब मिलान करना है। जीवाणु, सबसे पहले है जीवाणु, जीवाणु का क्या होगा आपका, हैजा का कारक। जीवाणु जो है किसका कारक है, यहाँ हैजा का कारक है। राइजोबियम, राइजोबियम का क्या हो जाएगा, ख का एक, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से क्या होता है, दही जमता है, ग का तो दही जमता है। ईस्ट, ईस्ट का क्या काम है, ब्रेड की बेकिंग करता है, यानी इससे ब्रेड बनता है। एक प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ क्या करता है, मलेरिया का कारक है, यानी एक प्रोटोजोआ जो है यानी मादा एनोफिलीज मच्छर, वो मलेरिया का कारक है। अब एक विषाणु, एक विषाणु का क्या काम है, एड्स का कारक, यानी एड्स किससे होती है, विषाणुओं के कारण होती है। अब क्या सूक्ष्म बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो कैसे देखे जा सकते हैं। सूक्ष्म जीव सबसे पहले इतने छोटे होते हैं जो हमारे नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते, तो इसलिए उन्हें देखने के लिए हमें एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है जो कि सूक्ष्मदर्शी है। तो वही यहाँ भी है, नहीं, सूक्ष्म जीवों को हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते क्योंकि सूक्ष्म जीव आकार में बहुत अधिक छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। अब दूसरा सवाल है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं।
सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्ग में बांटा जा सकता है। पहले तो जीवाणु, फिर कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये 4 वर्ग है। पहला है जीवाणु। जीवाणु में क्या क्या आता है? स्पाइटल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु। कवक में एस्परजिलस, पेनिसिलियम। प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम। शैवाल में क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखे, यानी कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में करते हैं। तो ये हो गया राइजोबियम जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। कौन कौन करता है? एक राइजोबियम और नीले हरे शैवाल, जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु होता है वो, और नीला हरा शैवाल और राइजोबियम, ये सभी क्या करता है? नाइट्रोजन में मिट्टी का स्थिरीकरण करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। तो पहला है, जीवाणु का इस्तेमाल ब्रेड, दही एवं केक बनाने में किया जाता है। ये किण्वन अथवा फर्मेंटेशन में सहायक है। ये अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में सहायक होते हैं। ये मनुष्यों तथा जंतुओं को बीमारी से बचाने में भी सहायक होते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित रखने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। जीवाणुओं का प्रयोग औषधि दवा बनाने में किया जाता है। ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। टीका बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी ये सहायक होते हैं। ये पेड़ पौधों को रोगों से बचाने के लिए भी उपयोगी हैं। यानी इतने सारे जो है हमारे सूक्ष्म जीवों के उपयोगी है, वो कितने हमारे काम के हैं। अगर नुकसान भी करते हैं, हमें बीमार भी करते हैं, तो बहुत सारा उनसे हमारा काम भी होता है। अब है 8 नंबर, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। अब हानि क्या है? वो तो उपयोग था, अब हानि देखते हैं। सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। कुछ जीवाणु पौधों एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं। कुछ जीवाणु मनुष्य एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ जीवाणु भूमि की नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति कम कर देते हैं। कुछ कवक पौधों को संक्रमित कर उन्हें रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक दाद, खुजली जैसे चर्म रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। कुछ कवक हमारे चमड़े एवं लकड़ी तथा खाने के सामान को नष्ट कर देते हैं। यानी इतना सारा जो ये इनका नुकसान है, ये हमारे लिए इतना हानिकारक है। अब है 9 नंबर, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां होनी चाहिए? ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कहलाती है। यानी ऐसी दवा जो बीमारियों को की वृद्धि को रोक देती है और जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं उसको नष्ट कर देती है, जैसे टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी जो है एंटीबायोटिक है। हम लोगों को प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए, उनका पूरा कोर्स भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी। यानी अपने से नहीं लेना चाहिए, डॉक्टरों की सलाह पे लेना चाहिए, उसका पूरा कोर्स भी ले लेना चाहिए, वरना हो सकता है कि अगली बार फिर वो दवा हमारे शरीर पे असर ना करे।